नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2025 के लिए आदित्य रंजन सर की बुक कवर कर रहे हैं। इसमें जो है कई सारे चैप्टर कवर हो चुके हैं। आज के चैप्टर में जो है हम लोग भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन पूरा का पूरा एमसीक्यू सेक्शन इसका कवर कर लेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 96-97% लोग जो है चैनल को बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए बस एक बार कर रहे हैं, आप लोग जो भी लोग जुड़े हैं, एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1892 का जो अधिनियम था उसे सुधार करके जो है 1909 का परिषद अधिनियम बनाया गया था। ठीक है ना, 1909 का अधिनियम बनाया गया था, जिसे जो है मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखते हैं 1909 का परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम का विस्तार था। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाई और समिति के रूप से भारतीयों को नामित करने की अनुमति दी। दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? यानी बंबई से निकालकर जो है सिंध प्रांत बनाया गया था, किस अधिनियम के कारण? जवाब हो जाएगा आपका, यह था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। डी ऑप्शन सही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके बारे में देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बंबई प्रेसिडेंसी से सिंध को अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था और इसका उद्देश्य भारत में प्रशासनिक सुधार करना था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीश की नियुक्ति की गई? जवाब हो जाएगा, कुल जो है 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम के अनुसार संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 6 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते थे। मुख्य न्यायाधीश के साथ 6 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई थी? 7 हो गई थी। एक मुख्य थे और 6 अन्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? देखिए, स्पेशली आपके सिलेबस में भारत सरकार अधिनियम 1935 दिया है, तो इससे निश्चित रूप से एक सवाल बनेगा। तो अंतिम अधिकार की अगर बात करते हैं तो यह था आपका, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां हुआ करती। अगले पेज पर आते हैं, इसके जो है व्याख्या देखने के लिए। देखते हैं इसको। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय सरकारों को स्वायत्तता प्रदान की गई, लेकिन इसके साथ ही गवर्नरों को विशेष अधिकार भी दिए गए। इन अधिकारों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने अंतिम नियंत्रण बनाए रखा। गवर्नरों को विशेष जिम्मेदारियों के तहत कार्य करने की शक्ति थी, जिससे वे प्रांतीय मंत्रियों की सलाह के बिना भी निर्णय ले सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और जो है इसका एक नाम, इसको दो भागों में बांटा गया था। तो एक तो जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 हो गया, दूसरा कौन था? तो दूसरा था आपका बर्मा सरकार अधिनियम 1935।
ठीक है ना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है एक जो है लॉन्ग रूट था, यानी लंबा था, तो इसे जो है 2 भागों में बाँट दिया गया था। एक भारत सरकार अधिनियम 1935, एक बर्मा सरकार अधिनियम 1935। तो ये जो है 2 आपके अधिनियम बन गए थे। अब इसकी व्याख्या देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया सबसे लंबा अधिनियम था। इसकी लंबाई और विषयों की विविधता के कारण इसे 2 भागों में बाँटा गया था। एक था भारत सरकार अधिनियम, एक था बर्मा सरकार अधिनियम 1935। बर्मा जो कि अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, को भारत से अलग प्रशासन देने के लिए यह जो है बर्मा सरकार अधिनियम बना था। छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 49 तक कानून बनाए? जवाब हो जाएगा जो है यह धारा 100 के अंतर्गत बनाया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के बाद भारत एक अधिराज्य बन गया, यानी जो है डोमिनियन बन गया। इस दौरान अधिराज्य की विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 100 के प्रावधानों के तहत 1947 से 49 तक कानून बनाए। धारा 100 के अनुसार संघीय विधानमंडल को संघीय सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार था। 7वां प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसे अच्छे से देखिएगा। दिया है, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसे कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी। कौन कहा था? सोमनाथ लिहाड़ी। सी ऑप्शन सही होगा, सोमनाथ लाहिड़ी। देखते हैं। सोमनाथ लाहिड़ी भारतीय संविधान सभा के एकमात्र कम्युनिस्ट सदस्य थे। उन्होंने संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक में स्पष्ट किया था कि यह सभा ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित की गई है और यह ब्रिटिश योजनाओं के अनुसार कार्य कर रही है। उन्होंने यह भी कहा था कि यह सभा ब्रिटिश बंदूकों, सेना और आर्थिक नियंत्रण के साये में काम कर रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि वास्तविक सत्ता अभी भी अंग्रेजों के हाथ में है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, द्विस्तरीय सरकार नहीं है यहाँ। ठीक है ना, कैसी है? द्विस्तरीय सरकार नहीं है। बाकी भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, एकल नागरिकता भी है और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाता है, तो सभी सही है, लेकिन द्विस्तरीय सरकार नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल रूप से 2 स्तरीय सरकार कौन कौन, केंद्र व राज्य के संबंध में प्रावधान था। बाद में 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने 3 स्तरीय स्थानीय सरकार का प्रावधान किया। इसलिए द्विस्तरीय सरकार भारतीय संविधान का मुख्य विशेषता नहीं है। त्रिस्तरीय वही बलवंत राय मेहता द्वारा जो है जो पारित किया गया था स्वशासन के लिए, तो वही है। 9वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं? राज्य सूची में जवाब है आपका दंड प्रक्रिया संहिता जो है राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन यहाँ से डी सही होगा, क्या? दंड प्रक्रिया संहिता। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
राज्य सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर केवल राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं, जबकि समवर्ती सूची का जो है विषय है जिन पर केंद्र सरकार और राज्य दोनों जो है कानून बना सकते हैं। पुलिस, कानून और व्यवस्था और जेल राज्य सूची में शामिल हैं, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता जो है समवर्ती सूची का हिस्सा है, यानी केंद्र और राज्य दोनों इस पे जो है कानून बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं है। ठीक है ना, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं है, तो यहां से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या दी गई है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र यानी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है, जो संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका से अलग है। अनुच्छेद 50 में जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो है पृथक्करण की बात यहाँ पर की गई। अगला प्रश्न है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? क्या जो है ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाब हो जाएगा आपके जो है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। देखते हैं इसके बारे में। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह प्रस्ताव स्वतंत्र भारत के संविधान की मूलभूत विचारधारा और उद्देश्यों को निर्धारित करता है, जो बाद में संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? यह केंद्र सूची का विषय है, राज्य सूची का या समवर्ती सूची का पूछा गया है? तो यह जो है राज्य सूची में शामिल है। बी ऑप्शन यहाँ सही होता है, राज्य सूची का यह विषय है। इसकी व्याख्या में दिया गया है, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के राज्य सूची में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, अस्पताल, औषधालय को प्रविष्ट संख्या 6 के अंतर्गत शामिल किया गया है। तेरहवां प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। यानी भाषाई आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य बना था? तो ये बना था आपका आंध्र प्रदेश। बी ऑप्शन सही जगह, कौन बना था? आंध्र प्रदेश बना था। 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। इसकी राजधानी क्या थी? करनूल थी। ठीक है ना, उस समय क्या थी? करनूल इसकी राजधानी थी। यह गठन पोट्टी जो है श्री रामुलु के नेतृत्व में तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग के समर्थन में किए गए आमरण अनशन के परिणाम स्वरूप हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद जनता का व्यापक विरोध और आंदोलन, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो है जनता ने विरोध कर दिया था। उनकी मृत्यु के बाद ही जो है विरोध और आंदोलन के चलते केंद्र सरकार ने भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था, वो कौन था? यह बना था आपका तेलंगाना। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, कौन सा? तेलंगाना। देखते हैं इसके बारे में। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। यह भारत का 29वां राज्य है। वर्तमान स्थिति के अनुसार जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को 2 भागों में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इस तरह से जो है वर्तमान में भारत में
28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना, कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति होती है? यानी मौलिक अधिकारों को लागू कौन करता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के पास होते हैं मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति। बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को यह अधिकार प्रदान करता है कि यदि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वे सीधे सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकते। न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करती है। ठीक है ना, कितने प्रकार के? 5 प्रकार के रिट जारी करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? जवाब हो जाएगा आपका आर्टिकल 29। यह जो है अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण के लिए है और यह है आपके मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 29 भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में आता है और यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की क्या करता है? रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? अनुच्छेद 19 में जवाब हो जाएगा इसमें जो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है ना, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत यह आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट या 19 ए के अनुसार सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार नागरिकों को अपने विचारों के स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति देता है, जो लोकतंत्र का एक मूलभूत स्तंभ है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, इसका जवाब हो जाएगा यह अनुच्छेद जो है 21 ए में दिया है। किसमें दिया है? 21 ए में जो है शिक्षा का अधिकार दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए यह सुनिश्चित करता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाए। यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था और 1 अप्रैल 2010 से जो है प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। बी ऑप्शन सही है। कहां से? आयरलैंड के संविधान। इसकी व्याख्या दी गई है। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का स्रोत आयरलैंड के संविधान। आयरलैंड के संविधान में इसका जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द सोशल पॉलिसी का उल्लेख है, जो सामाजिक न्याय, आर्थिक कल्याण और नागरिकों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। बीसवा प्रश्न देखते हैं, वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। जवाब हो जाएगा यह जो है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत ही है। ठीक है ना, डी ऑप्शन सही है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत।
दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियां और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। इन सिद्धांतों का उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है जो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। 21वां प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था? इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता जोड़ा गया था। ठीक ना, यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं अगले पेज में, इसकी व्याख्या देखते हैं। 1976 में पारित 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से निम्नलिखित नए नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे? पहला जोड़ा गया था आपका 39 ए, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, ये हो गया। दूसरा जोड़ा गया था 43 ए, जिसमें जो है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुरक्षित करना। और तीसरा जोड़ा गया था अनुच्छेद 48 ए, इसमें क्या कहा गया था? पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करना। ये सब जो है बाद में जोड़ा गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसे हम लोग जो है मिनी संविधान भी कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन को ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? यानी जो है नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, तो यह जो है आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड से यह लिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। आयरलैंड 1937 के संविधान में सामाजिक न्याय, आर्थिक कल्याण, विदेश नीति और कानून एवं प्रशासनिक मामले से संबंधित नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल थे, जिन्हें भारतीय संविधान में अनुकूलित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? जवाब हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक न्याय की अवधारणा को प्रमुख स्थान दिया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 39 में राज्य को निर्देशित किया गया है कि वह ऐसी नीतियां बनाए जिससे पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन मिले और आर्थिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार हो कि समाज के सभी वर्गों को जो है लाभ प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? यानी ग्राम पंचायतों का जो है आयोजन करें। यह जो है अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का जो है आयोजन करें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया है कि वे ग्राम पंचायतों का गठन करें और उन्हें ऐसे अधिकारों और शक्तियां प्रदान करें जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में जो है सक्षम बनाए। 25वां प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? पंचायती राज व्यवस्था। जवाब हो जाएगा यह जो है
राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो है पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है। इसके जो है व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में उल्लेख है कि राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठन के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने चाहिए। तो इस लेक्चर को यहीं रुकते हैं, इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।